जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों बिना देरी करे हुए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले चैप्टर की तो आप जा करके देखिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया है पदार्थ कोई भी वो वस्तु होती है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बनती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बच्चों शुद्ध होते हैं और एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी मतलब देखो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो एक ही प्रकार के तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ के कहते हैं। ठीक है, जैसे जो तत्व होते हैं, ठीक है, अब उनको हम कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर चिन्ह होता है बच्चों। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक ही प्रकार के अणु एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है तो उसको हम H से दर्शाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनको क्या होता है, सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी ही क्या होते हैं, बहुत सरल पदार्थ में होते हैं और ये शुद्ध होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो बच्चों, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है, एलिमेंट हैं बच्चों, तो ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। एक और होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ जिसको हम कहते हैं यौगिक। यौगिक होता है जब दो पदार्थ, ठीक है, एक निश्चित अनुपात पर मिलते हैं तो उनको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुपात बच्चों स्थिर रहता है, यानी मतलब एक निश्चित अनुपात में ही दोनों मिलेंगे। ठीक है, अपने अवयव में टूट जाना और रासायनिक विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैंने पानी ले लिया बच्चों, नमक ले लिया, चीनी ले लिया। अब पानी में H2O, ठीक है, ये दो है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है बच्चों एक निश्चित अनुपात होती है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन की निश्चित अनुपात में जो मात्रा होती है वो होती है 8। ठीक है, ये क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में दोनों मिले हुए होते हैं, ये भी यौगिक होते हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के पदार्थ की जिसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ या फिर इसको मिश्रण भी कहते हैं बच्चों। अब मिश्रण क्या होते हैं, देखो ये समांगी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विसमांगी बच्चों। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है बच्चों, वो पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं आप इनको ना पता नहीं लगा सकते, ये वास्तविक विलयन होता है। ठीक है, समान रूप से वितरित होते हैं, यानी मतलब घोलेंगे ना तो बिल्कुल समान रूप से घुल जाएगा। आप इनको ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है। जैसे मैंने बोला बच्चों, यहाँ पर एक गिलास है, ये बना दी मैंने गिलास और इसमें ये है पानी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया बच्चों, चीनी डाल दी, ठीक है, या फिर नींबू पानी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि इनके जो पदार्थ हैं वो एक रूप से घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण। एक बच्चों होता है असमांगी मिश्रण। ठीक है, असमांगी मिश्रण क्या होता है अब उसको समझ लीजिए। जैसे कोलाइडर और निलंबन असमान रूप से वितरित होते हैं। अब जैसे मैंने मान लिया ये पानी है बच्चों, इसमें मैंने क्या डाल दी, रेत के कण डाल दिए। किसके कण, रेत के कण या फिर मिट्टी डाल दी। ठीक है, तो ये कैसा विलयन हो जाएगा, असमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब ये जो पदार्थ होता है दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर के तैयार होता है, उसको समझते हैं। देखो विलयन जो होता है बच्चों दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, ये संतृप्त विलयन होते हैं, एक असंतृप्त विलयन होते हैं। अब ये जो विलयन होते हैं यानी मतलब जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, पृथक्करण, यानी मतलब इनको अलग अलग करने की कुछ विधियां हैं। ठीक है, जैसे दो पदार्थ मिल जाते हैं तो उनको अलग अलग करने के भी कुछ उपाय हैं जिनको अपनाया जाता है। जैसे वाष्पीकरण हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन, क्रोमटोग्राफी हो जाता है, आवासन हो जाता है बच्चों, क्रिस्टलीकरण होता है, छानन विधि के द्वारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये सारी विधियां हैं जिनसे हम ये जो पदार्थ होते हैं, मिश्रण होते हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा बच्चों तत्व जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं,
तीन, ठीक है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु या फिर देखो जो बच्चों तत्व होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु, ठीक है। धातु जो होते हैं आघातवर्धनीय होते हैं, यानी मतलब इनको जब आप हथौड़ों से पीटोगे ना तो ये पतली चादर के रूप में बदल जाएंगी, ठीक है। जबकि अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। धातु जो होते हैं बच्चों तन्य होते हैं, यानी मतलब इनको पकड़ करके खींच करके पतली तार में बदल दिया जाता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, जो तारें होती हैं वो किसकी बनी होती है, धातुओं की, जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं। जो बच्चों धातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी मतलब जब बिजली इसमें से पास कराई जाती है तो पास हो जाती है, जबकि अधातुओं से नहीं होती है। जब भी क्या होता है, जो तार होते हैं बच्चों वो धातु के बने होते हैं, जबकि अधातु जो होती है प्लास्टिक उसके ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो विद्युत की कुचालक हो, जिसको पकड़ के आपको करंट नहीं लगता। उदाहरण के लिए आप बच्चों देख लो, इसमें सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, जो सोडियम है, ये सारे क्या हैं, धातु हैं। जबकि अधातु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट, ये क्या है, सारी अधातुएं हैं। अब उपधातु होती है बच्चे, इसमें कुछ गुण तो किसके होते हैं, धातु के होते हैं, जबकि कुछ गुण अधातु के होते हैं, ठीक है। कुछ गुण धातु के अथवा कुछ गुण अधातु के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका मेन चैप्टर। अब हम समझते हैं डिटेल्ड में। पदार्थ एक ही प्रकार के द्रव्य जो कि भौतिक क्रमों के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मतलब बच्चों पदार्थ वह द्रव्य होते हैं जिसको हम भौतिक प्रक्रमों के द्वारा जो कि मिले हुए होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जो पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के शुद्ध कणों से बना हुआ होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों का बना हुआ होता है। जैसे कि मैंने 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों का बना हुआ है। मैंने बताया ना आपको क्या होता है, जो मिश्रण होता है 2 प्रकार के होते हैं, तत्वों या फिर यौगिकों का बना हुआ होगा, ठीक है। जैसे वायु है बच्चों, ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार का मिश्रण है, वायु, हवा, ठीक है। इसमें देखो हवा के अंदर आपकी ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या होंगी, गैसें, ठीक है, मिलजुल कर क्या बन जाती हैं, हवा बन जाती हैं। तो ये हवा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है बच्चों, ठीक है। देखो मिश्रण ना 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं बच्चों समांगी मिश्रण, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर। एक होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। 2 प्रकार के मिश्रण याद रखने का। देखो समांगी मिश्रण बच्चों वे मिश्रण होते हैं जो पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे में घुले मिले हुए होते हैं। आप इनमें अविभेद नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। इनका संपूर्ण द्रव्यमान एक समान दिखता है, ये अलग अलग नहीं दिखते हैं, पृथक नहीं दिखते हैं बच्चों। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है बच्चों जल में शक्कर, यानी मतलब अगर पानी में हम चीनी को घोल दें तो वो कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। या जल में मैं नींबू पानी डाल दूं या जल में नमक डाल दूं तो बच्चों कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों विसमांगी मिश्रण, ठीक है। विसमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो बच्चों वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी मतलब ऐसे मिश्रण होते हैं ये जिनमें जो पदार्थ होता है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। एक पदार्थ कण छोटे या छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में इसमें पूरे पदार्थ में हर जगह फैले हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगर मैं देखो बच्चों इधर पानी है, ठीक है, पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी डाल दूं, क्या डाल दूं बच्चों, मिट्टी डाल दूं, तो मिट्टी के जो कण होंगे वो पूरे में फैल जाएंगे ना, इधर उधर बुलबुले की तरह, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भी इसमें आपको दिखा रखा है बच्चों शक्कर या फिर बालू, रेत का मिश्रण क्या है, एक समांगी विसमांगी जो मिश्रण है उसका उदाहरण है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये जो शक्कर है या फिर बालू को भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होता है और ठोस द्रव के निलंबन में भी ये सब चीज़ें आपको समझ लेनी है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं विलयन। विलयन कई बार सुन लिया इसमें, ठीक है। विलयन क्या होता है इसको समझते हैं बच्चों। देखो विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी और विसमांगी बता दिया, अब विलयन समझ में आ गया ना, 2 या 2 से
दो या फिर दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है बच्चों। ठीक है, नींबू जल, सोडा, ये सब क्या है, विलयन है। ठीक है, अब ये देखो विलयन में ना दो चीज़ें होती हैं बच्चों, उसके अंदर एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, विलेय वो पदार्थ होता है जो कि पानी में या फिर घुलनशील पदार्थ कह सकते हो आप। अगर पानी में कोई चीज़ डालोगे घुलने वाली होगी, घुल जाएगी, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, विलेय, या फिर यानी मतलब वो घुलनशील है। ठीक है, जैसे अगर पानी में मुझे चीनी डालनी है तो चीनी क्या होगी बच्चों, विलेय। ठीक है, ऐसे ही होता है विलायक। विलायक पदार्थ जिसमें क्या होता है, घुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, विलायक या फिर सोलवेंट। ठीक है, विलेय को सोल्यूट और विलायक को सोलवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी में शक्कर घुलेगी तो जो पानी होगा बच्चों क्या हो जाएगा, विलायक, यानी मतलब सोलवेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो जब भी विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, यानी मतलब विलयन। ठीक है, विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा, विलयन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों मिश्रण के प्रकार। कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं भैया, मिश्रण ना 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक विलयन, ठीक है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों कोलाइडल विलयन, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा होता है निलंबन यानी मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो इनके जो विलेय कण होते हैं वो आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे। इनकी एक निश्चित मात्रा देखिए कि 10⁻⁻⁶ से भी छोटे होते हैं ये। ठीक है, अब ये देखो कोलाइडल विलयन, इनके जो विलाय के कण होते हैं वो वास्तविक जो विलयन होता है, ठीक है, वास्तविक से बड़े होते हैं किंतु निलंबन से छोटे होते हैं। यानी मतलब वास्तविक विलयन ये वाला होता है बच्चों, इसके कण से तो थोड़े से बड़े होंगे लेकिन जो निलंबन होगा उससे छोटे होंगे। ठीक है, यानी मतलब 10⁻⁹ से 10⁻6 मीटर तक इतने छोटे होते हैं ये। ठीक है बच्चों, एक होता है निलंबन के जो कण होते हैं इनके आकार बड़ा होता है, 10⁻⁻⁶ से बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बात करते हैं विलेय के कण को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, जबकि कोलाइडल विलयन के जो कण हैं बच्चों उनकी नंगी आंखों से देख नहीं सकते इनको भी। ठीक है, इनको कैसे देख सकते हो आप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देख सकते हो। किसके कणों को, कोलाइडल विलयन के। लेकिन बच्चों निलंबन के कणों को आप नंगी आंखों से देख सकते हो, यानी कि मतलब जो नॉर्मल आइज हैं आप उनसे इनको देख सकते हैं, इनके कणों को। ठीक है, देखो जो बच्चों वास्तविक विलयन होता है ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ पूर्ण रूप से घुले होते हैं, आप पता नहीं कर सकते। लेकिन जो कोलाइडल विलयन होता है इसमें समांगी मिश्रण ये दिखाई देता है, लेकिन होता कैसा है, विसमांगी। जबकि निलंबन में क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। अब जो होता है बच्चों वास्तविक विलयन को छानने की विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते आप, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी से क्या आप नींबू पानी निकाल सकते हो, नहीं, छानने की विधि के द्वारा छान करके नहीं अलग कर सकते। लेकिन क्या आप कोलाइडल विलयन के उनके कणों को भी पानी के द्वारा छान करके नहीं अलग कर सकते। ठीक है, लेकिन जो होता है बच्चों निलंबन, ठीक है, इनके कणों को छानने के द्वारा अलग किया जा सकता है। जो बच्चों ये होते हैं वास्तविक विलयन होता है पारदर्शी होता है, इनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, जबकि जो कोलाइडल विलयन होता है इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और जो निलंबन होता है ये पारभाषी होते हैं, दिखाई तो देगा आपको, साफ साफ नहीं दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, स्थिर विलयन ये होता है रखने पर कण इसके नीचे बैठ जाएंगे, किसके, निलंबन के। ठीक है, जबकि जो होता है कोलाइडल विलयन के कण क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, बीच बीच में ही अटके रहेंगे। ठीक है, अब मैंने बोल दिया बच्चों एक नील को मैंने क्या किया, पानी में घोल दिया, तो कैसा हो जाएगा विलयन, ये हो जाएगा बच्चों कोलाइडल विलयन। ठीक है, तो क्या ये घोलने के बाद नील नीचे बैठ जाती है, नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो होता है जो हमारा होता है निलंबन होता है, इसके जो कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि घुमाते हैं तब तक कि तो ऊपर रहते हैं, बाद में ये नीचे बैठ जाते हैं जैसे मिट्टी के कण। ठीक है, जो बच्चों वास्तविक विलयन होता है इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो हमारा कोलाइडल होता है इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। निलंबन में प्रभाव दिखाई भी देता है और नहीं दिखाई देता है टिंडल प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब जो होता है वास्तविक विलयन होते हैं, विलयन के जो कण होते हैं छन्ना कागज से पार निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, जबकि कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं छानने वाले कागज से पार निकल सकते हैं और नहीं भी। कोलाइडल विलयन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते।
ठीक है। जैसे दूध, रक्त, ये सब क्या हो नहीं निकल सकते, पार नहीं हो सकते, साथ में चले जाएंगे। ठीक है। कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं बच्चों, कागज़ से गुजर भी जाते हैं, रेत, बालू, ये सब पानी में रह जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं कभी कभार। ठीक है। द्रव, गैस, ठीक है, यानी मतलब ये परिक्षेपण प्रावस्था है विलेय में, और ये क्या होगी, विलायक में होगी। ठीक है। और ये क्या होता है, प्रकार होता है इसका, ये उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, कई सारे हैं, नाम है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो पदार्थों में क्या होता है, अगर आपको निकालना है द्रव्यमान, ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पता होना चाहिए, उसको अपोन में क्या कर दो, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है। विलेय पदार्थ का मैंने बताया था आपको, विलेय और विलायक, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो विलेय होता है उस पदार्थ का द्रव्यमान और अपोन में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100 कर दोगे आप, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आयतन निकालना हो तो विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है, और अपोन में विलयन का आयतन और गुणा में 100 कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, मिश्रण को पृथक करने की कुछ विधियां होती हैं, तकनीक होती हैं, उनको। पहली विधि दे रखी है बच्चों, वाष्पीकरण, इसको बोलते हैं इवेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। तो ऐसी विधि से क्या कर सकते हैं आप, जब दो मिश्रण होते हैं तो उनमें से एक पदार्थ क्या होता है बच्चों, वाष्पीकरण हो जाएगा, एक पदार्थ वाष्प बन करके हवा में उड़ जाएगा, तो दूसरा जो होगा वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि रंग, डाई, ठीक है, जिसका क्वथनांक क्या हुआ, ज़्यादा है। ठीक है, किसका, डाई का क्वथनांक ज़्यादा है। अब पानी पीकर वो गिलास में क्या करोगे आप, इस पर जब गर्म करोगे तो पानी में मिले रंग को गर्म करते ही क्या होगा, पानी तो वाष्प बन जाएगा, लेकिन जो रंग होगा वो गिलास में रह जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, वाष्पीकरण विधि से क्या कर सकते हो आप, एक जो पदार्थ होता है जिसका क्वथनांक कम होता है वो तो हवा में उड़ जाता है, इसका ज़्यादा होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप डाई या रंग को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अलग कर सकते हो। एक होता है अपकेंद्रीकरण विधि, इसको सेंट्रीफिकेशन मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जो पदार्थ के कण होते हैं वो पदार्थ के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, जो भारी कण होते हैं बच्चों वो दबाव के कारण नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या हो जाता है, आप दूध से क्रीम निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हो, दूध से क्रीम निकाली जाती है ना, तो ऐसे ही निकाली जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाती है, तो अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा। पूछा जाता है पेपर में, भाई जो है दूध से जो है क्रीम निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रीकरण विधि या फिर सेंट्रीफिकेशन। और इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है बच्चों, वो देखो, जैसे मूत्र हो गया, यानी मतलब यूरिन टेस्टिंग या फिर ब्लड टेस्टिंग के लिए करने के लिए भी कौन सी जो है मेथड प्रयोग किया जाता है, इसका सेंट्रीफिकेशन या फिर जो होता है अपकेंद्रीकरण विधि। ऐसे ही क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े पानी निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, कपड़ों से पानी निकालने के लिए किसका, अपकेंद्रीकरण विधि का। ठीक है बच्चों। करण कीप, इसमें क्या होता है, जब दो अघुलनशील पदार्थ जो कि एक साथ घुल नहीं सकते हैं, आसानी से पृथक कर सकते हैं पृथक्करण कीप के द्वारा। ठीक है, वो कैसे, देखो बच्चों, जब पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क पर खोलेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, जो इसके ऊपर तेल होगा वो उसी बीकर में क्या बच जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण कीप से पानी से तेल अलग करने की विधि। ठीक है, एक तरीके से भी कह सकते हो आप। ठीक है। अब होती है ऊर्ध्वपातन विधि, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी मतलब कोई दो पदार्थ होंगे उसमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है सीधे क्या होना, ठोस से गैस बन जाना। ठीक है, ठोस कोई पदार्थ होगा वो सीधे क्या बन जाएगा, गैस, जबकि दूसरा वैसे ही रहता है। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। अब इस विधि का प्रयोग देखो क्या होता है बच्चों, कहाँ पर किया जाता है, NaHCl,
ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या होता है? एक नमक होता है, ठीक है। खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जाता है, ठीक है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4 और Cl, ठीक है, इसमें जो होता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सीधे ठोस से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, और नमक क्या रह जाता है? वहीं शेष रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। इस विधि को भी आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन विधि। इसका प्रयोग देखो कहाँ कहाँ पर होता है बच्चों? कपूर, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियाँ, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही अलग किए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या अलग किया जाता है तो पता लग गया आपको? कपूर, नेफ्थलीन की गोलियाँ, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किए जाते हैं। आगे जो बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखो बच्चों, इस मिश्रण में क्या होता है? रंगीन यौगिक, यानी मतलब कोई रंगीन यौगिक होते हैं, उनके रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं, यानी मतलब जो रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी, यानी मतलब किसी विलयन के कण, ठीक है, ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से क्या करते हैं? सोख लिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है ये विधि। देखो, जैसे काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे रंगों को डाई, यानी मतलब रंगों को पृथक करने के लिए किसका? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्लोरोफिल से रंजक, यानी मतलब पिगमेंट अलग करने की जो विधि होती है उसमें भी क्या यूज़ किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। खून से ड्रग निकालने की जो विधि होती है वो भी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, समझ में आ गया। आवासन विधि, डिस्टिलेशन मेथड, इसमें बच्चों क्या होता है? कोई भी दो पदार्थ होते हैं, कोई दो संगठन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच का एक जो होता है उसका क्वथनांक दूसरे से कम होता है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होता है उनका, ठीक है। जब यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पानी और एसोटीन के मिश्रण को गर्म किया जाए तो क्या होगा? एसोटीन का क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, और पानी का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यह गर्म होकर वाष्पीकृत होकर ट्यूब में चला जाएगा। क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका? एसोटीन का, ठीक है, जहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे एसोटीन को गर्म किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये इकट्ठा होकर के किस में चला जाएगा? ट्यूब में, और वहाँ पर क्या बन जाएगा? दोबारा से द्रव बन जाएगा। इस प्रकार एसोटीन बीकर में एकत्रित होकर के, जबकि पानी जो है फ्लक्स में ही रह जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आवासन विधि, ठीक है। जिसका क्वथनांक कम होता है वो जाकर के दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगी और वहाँ पर दोबारा से वो क्या बन जाएगी बच्चों? द्रव, ठीक है, होगी ये। देखो नोट, अगर दो संगठनों से ज़्यादा संगठन एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है, यानी मतलब दो से अधिक पदार्थ हों, द्रव्य हों और एक ही जगह उपस्थित हों, उनका क्वथनांक का अंतर कितना होना? 25 केल्विन से कम हो, तब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जो आवासन विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठन अलग अलग हो जाएं। उदाहरण के लिए जैसे हवा से पेट्रोलियम, ठीक है। अब आवासन विधि में क्या होता है? हवा तथा पेट्रोलियम, इन सबको अलग अलग करने के लिए इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है? पेट्रोलियम से पैराफिन, मोम, तेल, स्नेहक, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और पेट्रोल गैसों से इसी विधि को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो है आवासन विधि बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है हमारे लिए, ठीक। अभी देखो हवा से किस प्रकार गैस प्राप्त कर सकते हैं, और हवा से भी गैसें प्रभावी आवासन द्वारा प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। ये मेथड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी देखो ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है बच्चों। जैसे तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों, जैसे क्रूड ऑयल हो गया इनमें, ठीक है, कार्बनिक तरल को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसी पृथक करने के लिए में क्या होते हैं? प्रभावी आवासन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों।
समझ में आ गया आवासन विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मेन पॉइंट है आपको याद रखना है बच्चों, पेट्रोलियम से जितनी भी चीज़ें अलग होती हैं वो उन सब में किस का प्रयोग होता है, आवासन विधि का। ठीक है, सातवीं जो विधि है बच्चों उसका नाम है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो मूल सिद्धांत होता है काम करता है बच्चों, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम पहले उपयुक्त जो विलयन होता है उसको घोलते हैं और फिर क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले किसी भी पदार्थ को विलयन के रूप में घोलकर और फिर क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उसको अलग कर देते हैं। जैसे कि देखो, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं। ठीक है, जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट होता है उसको किस में घोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है, और फिर गर्म करके विलयन को अलग किया जाता है और इसको फिर गर्म कर देते हैं और विलयन क्या हो जाता है, अलग अलग। ठीक है, जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है और केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, जब आप उसको छोड़ दोगे तो जितना भी शुद्ध कॉपर सल्फेट होगा उसका क्या बन जाएगा, क्रिस्टल, जबकि अशुद्ध का क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। तो इसी विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल हमें क्या मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, वाष्पीकरण से क्रिस्टलाइजेशन क्यों अधिक बेहतर है। अब देखो, वाष्पीकरण प्रक्रिया से क्रिस्टलाइजेशन तकनीक जो है वो अधिक बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है ये समझते हैं। देखो, वाष्पीकरण से क्रिस्टलाइजेशन जो निम्न तरीकों से क्या है, उत्तम है, अच्छी होती है। कि जैसे कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण में कुछ ठोस क्या होते हैं, विघटित होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। ठीक है, जबकि छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थों का विलयन में घोलने पर विलयन के कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। जब आप छानोगे तो क्या होगा, विलयन की कुछ अशुद्धियाँ रह जाएंगी उसमें, जबकि वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर देती हैं, यानी मतलब गायब हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे समुद्र पानी से नमक को साफ करना, ठीक है, किससे किया जाता है, क्रिस्टलीकरण की विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे समुद्र पानी से नमक को अलग करना क्रिस्टलीकरण के द्वारा। उसके बाद क्रिस्टलीकरण को पृथक करना, उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, ठीक है, फिटकरी, जिनके क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान हो उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल घर या फिर निकाय में जल को शुद्ध करना, वाटर प्यूरिफिकेशन करनी है ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। अब देखो, घर के अंदर भी आप पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हो, जल शोधन संयंत्र के द्वारा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा। ठीक है, ट्रीटेड प्लांट के द्वारा। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो संग्रहित जल होता है, यानी मतलब इकट्ठा जो अशुद्ध जल होता है, उसमें क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन मिला दो बच्चों। ठीक है, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, घरों में इसका इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद घरों में इसकी क्या की जाती है, सप्लाई करी जाती है। एक होता है आवासन टैंक, इसमें नीचे ठोस में क्या हो जाती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बैठ जाती हैं। ठीक है, एक होता है भारण टैंक, लोडिंग टैंक, इसके अंदर क्या होता है, सभी अशुद्धियों को छान करके अलग किया जाता है फिल्टर के द्वारा और फिर उसके अंदर क्या डाली जाती है, क्लोरीन। ठीक है, पहले क्या करते हैं, उसको फिल्टर के द्वारा जितनी अशुद्धियाँ होती हैं उनको छान करके उनके अंदर क्लोरीन डाली जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, पानी को घरों के लिए इस्तेमाल के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए। ये कुछ विधियाँ हैं बच्चों। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो, भौतिक परिवर्तन बेटा क्या होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी मतलब रिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से पुरानी अवस्था में चले जाते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ये कैसे, देखो, मैंने एक बच्चों ये कागज़ लिया, ठीक है, ये कागज़ है, इसको मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये क्या है, कागज़ ही तो रहेगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया बच्चों 2 से 3 टुकड़ों में। जबकि अगर मैं इसी कागज़ में क्या कर दूँ, आग लगा दूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें क्या करूँगा बच्चों, आग लगाऊंगा, तो इससे क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राख। जो राख होगी वो क्या बच्चों होगा, नया पदार्थ। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, आग लगते ही, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और जब मैं इसको मोड़ रहा था तो भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। ठीक है, अब देखो, भौतिक परिवर्तन के अंदर बहुत कम मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा की क्या होती है, जरूरत होती है, निकलती भी है। ठीक है, जब भौतिक परिवर्तन हो तो ज़्यादा ऊष्मा भी नहीं निकलती, ना ही तो प्रकाश निकलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में
रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय तथा प्रकाश लिया जाता है और निकाला भी जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी मतलब जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, या तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी या फिर प्रकाश की ज़रूरत होगी, और जब ये परिवर्तन होते हैं तो निकलता भी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना। अब ठीक है, जबकि मैंने लकड़ी को ली और उसमें क्या लगा दी, आग, तो एक ऐसा परिवर्तन हो जाए, आग से क्या मिलेगी, राख, तो एक ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है। यानी मतलब तत्व वो पदार्थ होता है जिसको ना ही तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हम तत्व कहेंगे। उदाहरण के लिए लोहा, सोडियम, ये सब क्या है, तत्व हैं बच्चों, एलिमेंट हैं। इनको ना ही तो आप बना सकते हो और ना ही तो इनको गायब कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, सरल पदार्थों में। ठीक है, अब तत्व जो होते हैं बच्चों एक ही प्रकार के अणुओं से मिल करके बनते हैं। तत्व किससे बनते हैं, अणुओं से मिल करके बनते हैं। तो तत्व के प्रकार कितने होते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, धातु और एक होता है अधातु, तीसरा क्या होता है, उपधातु। ठीक है, अब इनमें अंतर समझ लेते हैं भाई। धातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं बच्चों। देखो, जो धातु होती हैं वो चमकदार होती हैं, यानी मतलब आपने देखा होगा बच्चों, सोना, चांदी, इनमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, जबकि अधातु होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसी चमकीली नहीं होती है चमक, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है हीरा। ठीक है, हीरा क्या है, अधातु है, वो बहुत ज़्यादा चमकीली भी होती है और कठोर भी होती है। ठीक है बच्चों, धातु जो होती है आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींच करके तार में बनाया जा सकता है और उनकी पतली चादरें भी बनाई जा सकती है। जबकि अधातु जो होती हैं आघातवर्धनीय नहीं होते, इनमें तन्यता नहीं होते, भंगुर होते हैं। अगर आप देखो अधातु, जैसे मैंने ईंट को मारा, टूट गया, ये क्या होता है, भंगुर होती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों सोनोरस, जो धातुएं होती हैं कैसे होती है, सोनोरस होती हैं, यानी मतलब उनके अंदर ध्वनि होती है, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं वो। ठीक है, जब किसी वस्तु से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ध्वनि पैदा होगी। ठीक है, जबकि अधातु जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, इसमें ज़्यादातर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है तो अजीब सी लगती है बच्चों। ठीक है, जो धातु होते हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगी, जबकि अधातु क्या होते हैं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होंगी। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए ले सकते हो आप, सोना, लोहा इत्यादि क्या है, सारी धातुएं हैं। जबकि अधातु में ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये क्या है, अधातु हैं। जबकि उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी क्या है बच्चों, उपधातु हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ है लास्ट और फिर है आपको ख़त्म ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, देखो इसमें हम बात करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये अंतर, मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों मिश्रण क्या होता है, ये तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, जबकि यौगिक क्या होते हैं, एक पदार्थ क्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिश्रण क्या होता है, सिर्फ मिश्रण बनाया, जबकि यौगिक में क्या हुआ, नया पदार्थ मिल गया। जैसे मैंने क्या बोला बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है, H2 प्लस O मिला तो क्या बन गया हमारे पास, नया पदार्थ एक बन गया जल। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें क्या बन गया, नया पदार्थ जल। ठीक है, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, संगठन परिवर्तनीय होते हैं, कुछ अंतर होते हैं लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। ठीक है, अपने द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में एक साथ ही मिलते हैं ये। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या, हाइड्रोजन का कितना होगा द्रव्यमान 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों 8। ये क्या होगा, ये निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है, उपस्थित जितने भी घटक होते हैं अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थों के गुण धर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसमें उसी के जो गुण धर्म होते हैं उसी को दर्शाते हैं, इसमें जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण धर्म बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैंने बोला है मिश्रण में क्या होता है, संगठन को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यानी मतलब मिश्रण को हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे हम छानने की विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, आवासन विधि के द्वारा। लेकिन जो यौगिक होते हैं, ठीक है, यौगिक को केवल रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है।
ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें लोहा है, गंधक का मिश्रण है। इसमें उदाहरण के लिए बच्चों जो है यौगिक में क्या आएगा, गंधक, लोहा आपस में क्या क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपके यौगिक और जो मिश्रण है उसमें अंतर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आज का चैप्टर आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।